ग्राम प्रधान को। अब उसकी मजबूरी है, उसने 10-15 लाख रुपए खर्च करके चुनाव लड़ा है ना। अब उसको वो पैसा भी पूरा करना है और बाकी जो उसने विकास के कार्य किए हैं, सड़क बनाई है या कुछ किया है, उनका पेमेंट उसको देना है कि नहीं है। तो वो मजबूरी में कहेगा भाई ये सरकार का ये आया है मेरे पास तो यही मैं दे सकता हूँ, उसके माध्यम से आएगा भी। वो डायरेक्टली आम आदमी को नहीं छेड़ेंगे, वो उनके पास मशीनरी है ना, अपनी मशीनरी से ले आएंगे। सरकार के जो कर्मचारी उनकी सैलरी उसमें देना शुरू कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियों में वाउचर्स मिलते हैं ना कि आप इससे ये जूता खरीद सकते हो फलाना, ऐसे वो सरकार की जो पेंशन मिलती है उसको उसमें देना शुरू कर देंगे। 2,000 रुपए जो मिलते हैं किसान सम्मान निधि के, वो उसमें आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि सरकार अभी जो है ना वो उसकी नहीं है बहुमत की, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समय मिला है इस पर सोचने का, काम करने का, और लोग इससे अनभिज्ञ है ना। तो अज्ञानता, जिन जैसा इन्होंने कहा था कि अज्ञानता ही समस्या की मूल है और समझदारी ही समाधान है कि नहीं है। जैसा इन्होंने कहा कि अब दोबारा अगर ऐसा कोई प्रोपेगेंडा चलेगा वैक्सीन का तो हम नहीं लगवाएंगे, तो क्योंकि इनको समझ आ गई है कि नहीं है। तो ये जो रुपया अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपका कर्जा, असल में आप कर्जदार हो ही नहीं। बैंक ने, मैं आपको अगर ये कहूं कि बैंक ने आपको जो लोन दिया है वो टोटल फर्जी दिया है और आपकी जेब में जो नोट है वो नकली है। इसके ऊपर हमने किताब भी हमारी है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। उस किताब को आप पढ़ोगे तो पूरा डिटेल आपकी समझ में आ जाएगा। अभी तो उसके लिए 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। ये तो है 1 रुपये का नोट, इस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, कागज का नोट है 1 रुपये का, है ना। और इस पर बाकी कुछ नहीं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर है। ये है आपका 100 रुपये का नोट, इस पर लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। मतलब ये 100 रुपये नहीं है, वचन दिया है ना, वचन पत्र है, वायदा पत्र है, गवर्नर का वायदा पत्र है ये। आप बैंक में जाओ, उससे कहो ये 100, एक एप्लीकेशन बनाओ मैनेजर को, उसको ये 100 रुपये का उसमें नोट लो उसमें लगा दो इसको, इसका सीरियल नंबर वगैरह अपने पास रख लो फोटोकॉपी करके, और उसको दो, मुझे 100 रुपये नहीं चाहिए, नोट नहीं चाहिए, 100 रुपया चाहिए। उसकी हवा खिसक जाएगी। अगर 1000 आदमी भी 100 रुपया मांग लेंगे तो बैंक भाग जाएगा बिस्तर उठा के। क्यों? 100 रुपया क्या है? एक ये रुपया है 1919 का, 1 रुपया है ये। इसमें आज भी 50 किलो गेहूं आता है 1 रुपये में, ये भी 1 रुपया है। अरे भाई देखे हैं, और 1 रुपया ये है चांदी वाली रुपया जो चलते पहला कर। हाँ, और 1 रुपया ये है, इसमें एक टॉफी आती है। आज इसको आप बैंक में ले जाओ, वो इसको 1 रुपये में ही जमा करता है, हमने कर लिया है सब काम। और वापस जब देगा आपको मेरे रुपया तो ये देगा, इसको जमा कर लेगा। टॉफी वाली पैसा क्यों? क्योंकि हमने आरबीआई से पूछा भाई ये तो बाजार में तो ये 50 किलो गेहूं आती है, तो मैं कहा कीमत इसकी चांदी की है क्या वो, क्योंकि ये चांदी का है। तो आरबीआई ने कहा कि रुपया किसी धातु पर निर्भर नहीं करता। जैसे अगर 1 किलो का बाट है, लोहे का बाट 1 किलो का है तो 1 किलो ही तोलेगा ना, चाहे वो लोहे का हो 1 किलो, चाहे सोने का हो बाट 1 किलो, तो वो ज्यादा तोल देगा। चांदी का बाट ज्यादा तोल देगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो माप है वो 1000 किलोग्राम में ही 1000 ग्राम ही 1 किलोग्राम होगा। ये है ना। अब कहने में मतलब ये रुपया है और एक ये चांदी का रुपया है और एक ये भारत सरकार वाला नोट है जो ओरिजिनल करेंसी है। रुपया ये भी नहीं है, और एक ये आरबीआई का नोट है 100 रुपए का। इनमें से असली कौन सा? कोई बता सकता है? नहीं। असल में रुपया ना तो ये है और ना ये चांदी का रुपया है। बता रहे हैं, ना तो ये लोहे वाला रुपया है, ना ये चांदी वाला रुपया है, ना ये 1 रुपये भारत सरकार वाला नोट रुपया है, ना ही ये 100 रुपये वाला नीला नोट रुपया है। रुपया असल में एक स्टैंडर्ड है, मानक है। स्टैंडर्ड मानक समझते हैं आप लोग? जैसे 1 लीटर को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, 1000 मिलीलीटर 1 लीटर बनता है, ऐसे ही ये रुपये का भी एक स्टैंडर्ड होता है। जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर में होता है, ऐसे ही स्टैंडर्ड होता है रुपये का।
1 किलोमीटर तब बनेगा ना जब हम 1000 मीटर नाप लेंगे। और वो 1000 मीटर नापेंगे किससे? लोहे की छड़ी से मापें तो क्या वो 1 किलोमीटर कम हो जाएगा? नहीं। अगर चांदी की छड़ी से नापें तो क्या वो 1 किलोमीटर बढ़ जाएगा क्या? अगर हम उसको गत्ते की छड़ी से नापें, इट मीन्स नोट, तो क्या वो छोटा बड़ा हो जाएगा? अगर हम उसको किसी और मतलब धागे से नापें तो क्या वो मीटर छोटा बड़ा हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, वो सिद्धांत है, वो पूरी दुनिया का सिद्धांत है और वो यूनिवर्सल है। पूरी दुनिया में एक ही सिद्धांत रहता है, चाहे वो किलोग्राम का हो, चाहे वो मीटर का हो, चाहे वो समय का हो। जैसे समय का मापक घड़ी है, मिनट है और घंटा है, ऐसे ही उस रुपये का मापक है ये रुपया उसका मापक है, ना कि ये रुपया है। ठीक उसी तरह जैसे आप लोगों के घरों की रजिस्ट्री या आप लोगों की जमीन की रजिस्ट्री या आप लोगों की गाड़ी की आरसी, वो प्रमाण है उस गाड़ी का, वो प्रमाण है उस जमीन का, वो प्रमाण है उस मकान का कि वो मकान है। हालांकि वो जो कागज का टुकड़ा है वो घर नहीं होता, वो प्लास्टिक का टुकड़ा जो आरसी के रूप में है वो गाड़ी नहीं होती, वो जो कागज का टुकड़ा है वो जमीन नहीं होती जो खेत की जमीन है। ऐसे ही ये चांदी का टुकड़ा रुपया नहीं है, ये सोने का टुकड़ा रुपया नहीं है, इस कागज का टुकड़ा रुपया नहीं है और ना ही इस कागज का टुकड़ा रुपया है। रुपया एक मानक है, स्टैंडर्ड है, जो कि सचिन भाई ने बताया कि जनता सरकार मोर्चा ने घनश्याम वर्मा जी के द्वारा एक पुस्तक छापी गई है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। उसमें एक एक दस्तावेज जो आपको बता रहे हैं हम लोग, एक एक दस्तावेज उसमें फोटोकॉपी करके लगाए हुए हैं और उसके पूरे ग्राफ लिखा हुआ है कैसे कैसे करके रुपए का मानक होता है। 15 रुपए एक मोहर, ताऊ जी समझेंगे इन बातों को जो बड़े बुजुर्ग हैं। एक मोहर मतलब 15 रुपए, यानी कि जो तोला हुआ करता था, एक तोले की एक मोहर हुआ करती थी और एक तोला होता था 11.664 ग्राम। अगर उसको 15 में डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 777 मिलीग्राम। यानी कि 1 रुपए की जो असल वैल्यू है वो है 777 मिलीग्राम गोल्ड, सोना, वो है असल रुपया और वो स्टैंडर्ड है। जैसे आपको बताया कि किलोमीटर का स्टैंडर्ड होता है, मीटर का स्टैंडर्ड होता है, समय का स्टैंडर्ड होता है, किलोग्राम का स्टैंडर्ड होता है, उसी तरीके से रुपए का एक स्टैंडर्ड होता है। अब ये नोट छपते कैसे हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं हम लोग। ये नोट तब छपता है जब इसके एवज में सोना रखा जाए। बड़े बुजुर्गों को पता होगा कि नोट तब छपता है जब सोना रखा हो। क्यों ताऊ जी? क्यों जी? प्रधान जी आपको भी पता होगा इस बात का। तो नोट तब छपता है जब उसके एवज में सोना हो, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था कि वो सोना कितना, एक रुपए के पीछे कितना सोना, 1 रुपए के पीछे कितना सोना। तो वो जब रिसर्च किया घनश्याम वर्मा जी ने और जनता सरकार मोर्चा के और साथियों ने मिल करके इसके ऊपर काम करना शुरू किया, तो निकल करके आया कि 1 रुपए का मतलब होता है 777 मिलीग्राम सोना। तो क्या वो जो जब डिजिट हमें भेजते हैं लोन के माध्यम से, 1 लाख रुपए की डिजिट, 1 लाख डिजिट भेज दिया, क्या वो रुपया है? फिर ना ही उसके एवज में कहीं रिजर्व रखा हुआ है किसी ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है, ये आरबी जो है ये इंग्लैंड की एक शाखा है, डॉक्टर साहब ने बता दिया पहले। तो वो जो सोना गोल्ड रिजर्व रखना था वो नहीं रखा गया। फिर लाला जी आए और उन्होंने, आज की सरकारों ने उनको नोट छाप करके दे दिए। नोट इतने बेशुमार छाप करके दिए कि आपकी जमीनों को खरीदने के लिए जिस जमीन का 5 लाख रुपए दाम था, वो कहते हैं कि तुम 7 लाख ले लो, तुम 8 लाख ले लो, तुम 10 लाख ले लो, बस जमीन दे दो। क्यों? क्योंकि वो नोट जो छपे थे वो अवैध रूप से छापे गए थे। अवैध रूप से कैसे छापा जाता है? हमारे देश के लिए जो 800 टन का सोना है उसके एवज में जो नोट छप सकते हैं आज तक, वो केवल और केवल लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के नोट छप सकते थे। लेकिन इन्होंने छाप दिए 34 लाख करोड़। 2014 के आसपास का जो आरटीई था
उन्होंने छाप रखे थे 16 लाख करोड़ रुपए करेंसी में, जो नोट छपे थे, नोट। फिर जैसे ही परिवर्तन होती है कंपनी, कंपनी किसको बोलते हैं हम, जिनको हम सरकार समझ रहे हैं, वो असल में कंपनियां हैं, विदेशी ताकतों की एक शाखाएं हैं, उनको हम कंपनी बोलते हैं। दूसरी कंपनी जैसे ही परिवर्तन होती है तो वो 36 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छाप डालती है, यानी कि डबल से भी ज्यादा 10 सालों के अंदर। जैसे ही 2000 रुपए के नोट की करेंसी छाप करके 36 लाख करोड़ रुपए बनाए, और जैसे ही आपकी जमीनें खरीदी, आपकी जमीनें खरीद करके वो नोट कर दिए बंद, और आपकी जमीन कैसे गई? फ्री में। उसके एवज में कुछ था तो नहीं ना, उसके एवज में जो नोट छपे थे उसके एवज में कुछ था ही नहीं, ना तो उसके एवज में गोल्ड रखा था ना कुछ और रखा गया। मतलब वो नोट ऐसे ही छापे, बिना किसी सिद्धांत के, बिना किसी कारण के, वो छाप करके आपकी जमीनें हड़प करके फिर से वापस डाल दिए गए। जहां सिद्धांत टूटता है वहां सारी चीजें तिलमिला जाती हैं। ये है हमारी मजबूरियों का और हमारी समस्याओं का कारण, बहुत बड़ा कारण है जो आज सिद्धांत टूटा है, ये रुपए का सिद्धांत आज आपने टूटा है। देखा होगा ना, हर चीज दोगुनी रेट पे आ रही है। मतलब वो जो नोट छपे हैं, पर्ची छपी है, वो जो आज ऐसा कहते हैं कि कोरोना के समय में अडानी जो है 10,000 करोड़ रुपए रोज कमा रहा था, 10,000 करोड़ रुपए, है ना, रोज कमा रहा था। तो उसकी कीमत आप चुका रहे हो अब डबल, हर चीज की रेट डबल होना। महंगाई जानते हैं कैसे बढ़ती है महंगाई? आप, एक देश है थाईलैंड है कि कौन सा, ताइवान है, वियतनाम है, उसमें 18 लाख रुपए की चाय का कप है, वहां की करेंसी का 18 लाख रुपए का। मतलब वो कैसे बढ़ता है? जैसे ही करेंसी नोट ज्यादा प्रिंट होंगे और उनके पीछे कोई सिद्धांत नहीं होगा तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है नोट की। आपने पता होगा कि 1970 में 5 रुपए मजदूरी थी। कौन से 5 रुपए? 5 रुपए मजदूरी थी। और 1970 में जो सोने का भाव था वो 184 रुपए था 1 तोले का। मतलब कि जो अगर कोई 5 रुपए मजदूरी कमा रहा था उस समय, तो अगर 1 महीना वो मजदूरी करे तो 1 तोला सोना लगभग खरीद सकता था। आज आपकी मजदूरी 500 रुपये है कि नहीं है? 500 रुपये है, सोना 80,000 रुपये है। आप अगर 1 महीना करोगे तो 5 या 15,000 रुपये आएंगे। कितना सोना आएगा? खरीद न पाए। मतलब आपकी बड़ी है, आपकी मतलब आपकी जो इनकम है वो बड़ी है कि घटी है? घटी। आपको ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि करेंसी नोट, कागज का टुकड़ा ज्यादा है। तो ये इस सिद्धांत को, हाँ, इस सिद्धांत को दोबारा स्थापित करने की लड़ाई है ये, जिसका नाम है जनता सरकार मोर्चा, जिसके तहत आपसे बात करने के लिए हम आए हैं। अब इसमें हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग चलती है, क्योंकि विषय इतना लंबा है, आपके प्रश्न आएंगे उसमें, कर्ज कैसे मुक्त होगा। आप ही के निकल रहे हैं भाई साहब बैंक के ऊपर, आपका देनदार है वो, आप थोड़ी उसके देनदार हो। आपके 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोने। आपने कोई छापा थोड़ी है अपने घर पे? 6,000 रुपए होता है 1 रुपए के बराबर। आपने छापा है क्या? 6,000 रुपए ना आप छाप सकते? आपने मेहनत की है, परिश्रम किया है, और 1970 में जितना परिश्रम करते थे या 500 साल पहले जितना श्रम करते थे 8 घंटे में, आज भी उतना ही श्रम करना पड़ता है आदमी को। और खुराक आप खाते हो, उतनी खुराक उस समय खाते थे उतनी आज खाते हो, है कि नहीं है? आपने कमाया है, और कमाया हुआ असली है। आपने ये सोच के तो नहीं कमाया ना कि नकली कमाऊंगा मैं। आपने तो मेहनत की है असली के लिए। हम तो आप दे रहे हो उनको अपनी मेहनत एवज में, और वो दे रहा है हवा में। ले वीर सिंह को 1 लाख हवा में। तो ये सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कोर्ट में भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह चल रहा है। बस उसमें यही है कि अब अगर आपको लगेगा कि भाई इस पर हमको आगे बढ़ना है, तो हम 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। रियान भाई इन्होंने प्रयास किया, ये आप सब लोग आए, आपका भी बहुत धन्यवाद। एक हमारा यूट्यूब चैनल है निडर इंडिया, आप उसको जरूर सुने, उस पर वीडियो आपको हर पॉइंट की मिल जाएंगी, बीमारी की, खेती की, सबकी मिल जाएंगी, निडर इंडिया। ठीक है जी। एक हमारा ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम लोग तैयार कर लिए हैं, 100% एजुकेशन बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन सिस्टम, वो आपको उसको भी वीडियो आपको उसके ऊपर मिल जाएंगी कि वैसा हिंदी में बोल दो। हाँ, 100% रोजगार परक शिक्षा। अभी तो आपको जाते हो तो कोई गारंटी नहीं है ना, कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बेरोजगारी है। और डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी जो है, उनके पास ऐसा टैलेंट है कि वो 3 साल से ज़्यादा बच्चे को अगर देख ले एक बार, तो वो ये बता देते हैं कि परमात्मा ने इसके दिमाग या इसको कैसा हुनर दे करके भेजा है।
उसको उसी के हिसाब से जब शिक्षा मिलेगी और उसका एक्सपोजर बस हमको देना है समाज के अंदर, तो वो कर दिखाएगा जिसको दांतों तले उंगली दबा लेगा आदमी। लीडर इंडिया आप जरूर सुने। 23 मार्च को हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं पानीपत में, समालका में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के जो शहादत दिवस है उस पर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। वहां से ये तय होगा कि देश किस दिशा में जाएगा। निर्णायक होगा वो अगर हमारे पास उतने लोग आ गए जितने हमको चाहिए। भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ तो 500 रुपये में भी आ जाएगी, उसमें क्या है। समझे हुए लोग, भीड़ कभी कुछ नहीं कर सकती। भीड़ क्या कर सकती है, बांग्लादेश में जैसे हुआ, तालिबान में जैसे हुआ, अफगानिस्तान में सॉरी ऐसे हुआ। भीड़ वो तो कर सकती है लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव मतलब सृजनात्मक या रचनात्मक काम नहीं कर सकती जब तक आपको पता ही नहीं है। और आप भाई आपको पता ही नहीं है दीवार गिरा के क्या बनाना है, तब तक की दीवार गिराने से कोई लाभ नहीं है कि नहीं है। नहीं कर सकती भीड़। परिवर्तन करना है, अगले आने वाली पीढ़ी को हमको क्या देना है, अगर आपको ये लगेगा तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्यों रेहान जी? और आज आपने सुना, अपना समय दिया। अब आप इसको, हमने आपको आज थोड़ा सा बताया, आप इसको सोचना, हमारी बात को मत मानना, आप इस पर चिंतन तो करें, क्या ये सही है क्या। एक एंगल तो ये है कि ये जो चल रहा है पूरा सिस्टम, वो एक एंगल हम आपको दे रहे हैं। आप इस पर सिर्फ ऐसे सोचना कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। रिसर्चर यही करता है ना, रिसर्चर का काम क्या है कि वो ये मान के चलता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। उस एंगल से आप खोजेंगे तो सत्य आप तक जरूर पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसके साथ हम जो बात कर रहे थे व्यवस्था परिवर्तन की, असल में ये जो व्यवस्था चल रही है इसको हम कुव्यवस्था बोलते हैं, जो मानव के विरुद्ध और इस प्रकृति के विरुद्ध चल रही है, एक एक जीव प्राणी के विरुद्ध चल रही है। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, उसको परिवर्तन करने के लिए ये हुंकार भरने की जरूरत है। और वो हुंकार कौन भरेगा? समझे हुए लोग, समझी हुई जनता। समझे हुए तो कुछ काम कर सकते हैं ना जी। अब कुछ जैसे इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो ये यही कर सकते हैं। मेरे जैसा कोई अगर करेगा तो वो वैसे ही गिर जाएगा, मतलब जो दीवार खड़ी करेंगे वैसे ही गिर जाएगी। तो समझे हुए लोगों को ही जरूरत है इस व्यवस्था परिवर्तन के, कुव्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की, व्यवस्था परिवर्तन की। तो इसको हम समाज में आकर के, जनता बन करके इसकी हुंकार भरें, जिसका हमारा स्लोगन है कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। इसीलिए दिया गया है, ठीक है, क्योंकि हुंकार भरनी होगी हमें ना। क्यों जी? आगे से बढ़ के इस जो कुव्यवस्था है, हमारे बच्चों को बर्बाद करने की जो ये प्रक्रिया चली हुई है, इसके खिलाफ हुंकार तो भरनी होगी ना। वो इकट्ठे होकर के भरनी होगी। और वो हम कौन है? हम देश की जनता है। तो जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। ऐसा एक नारा लगाते हैं, 3 बार लगाएंगे, जोर से लगाएंगे। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। सो चलो आओ हम सब मिल करके अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बार हुंकार भरें जोर से। और इस व्यवस्था परिवर्तन अभियान में हमारा जो हम दे सकते हैं वो दें। किसी के पास 10 मिनट है तो 10 मिनट दें, 1 घंटा है तो 1 घंटा, जो हम दे सकते हैं। मतलब ना तो यहाँ नोट चाहिए ना वोट चाहिए, लेकिन यहाँ पर समझ चाहिए। तो वो समझ से हम एक दूसरे की समझ को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो काम करना हमें शुरू करना होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है। देखिए भाई,